अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अफ्रीका का एक बड़ा मुस्लिम देश इस वक्त कितनों का शिकार हो चुका है। फितना इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मुस्लिम देश का कोना कोना सुलग रहा है। लंबे समय तक लोकतंत्र के लिए आंदोलन करने वाला सूडान इस वक्त तबाही और बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। देश के दो बड़े सुरक्षा बल आपस में ही लड़ रहे हैं और लोकतंत्र की आवाज़ को कुचल दिया गया है। किसी भी देश में सेना का काम होता है देश की सुरक्षा और अपने नागरिकों की मदद करना, लेकिन सूडान की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स आपस में भिड़ गए हैं। दोनों ही दुश्मन से लड़ने के बजाय एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। अब हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्स सूडान के अलग अलग हिस्सों को कब्जा करने का दावा कर रही है। ये जंग सूडान की राजधानी खार्तूम से शुरू होकर देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रही है। इससे 550 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और तो और तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच राष्ट्रपति भवन, सरकारी टीवी और सेना मुख्यालय को लेकर जंग चल रही है। इसमें कई नागरिक गोलियों के शिकार हो गए। सूडान के पश्चिम में स्थित काबिया सैन्य अड्डे पर हुई गोलीबारी में संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व खाद्य कार्यक्रम के 3 कर्मचारियों के भी मारे जाने की खबर आई है। उसके बाद WFP ने देश में अपना काम रोकने का ऐलान कर दिया था। सूडान में जारी हिंसा के दौरान हमारा देश भी भारतीयों को निकाल रहा था। भारत की मदद के लिए सऊदी अरब भी आगे आया है, लेकिन सूडान की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सेना और पैरामिलिट्री के बीच बीते 15 अप्रैल से जंग शुरू हो गई थी। कहने को इस्लामिक देश, लेकिन सत्ता के लिए इतना जंग। ये उस कौम का हाल है जिसके इतिहास में 1400 साल पहले मुसलमानों के 5वें खलीफा इमाम हसन ने सिर्फ 6 महीने की खिलाफत संभालने के बाद बागी जमात को खिलाफत सौंपकर अमन कायम किया। लेकिन सूडान में एक अलग ही ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। कुर्सी के लिए आपस में लड़ने वाले नेता पूरे देश में आग लगा रहे हैं और जनता यहाँ वहाँ भाग रही है। ये वो मुस्लिम देश है जहाँ रमज़ान और ईद ही काली हो गई है। आखिर क्यों आग में दहक रहा है मुस्लिम देश? आखिर क्यों सत्ता के लिए सूडान में चल रही है मारकाट? आखिर क्यों अपने वजूद को ख़त्म करने पर तुला है सूडान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अफ्रीकी देश सूडान की राजधानी खार्तूम में लगातार मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान जंग चल रही है। आसमान में धुएं के बादल नजर आ रहे हैं, सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, आग उगलते फाइटर प्लेन ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। इस पूरे बवाल की वजह से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हो गई है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद हज़ारों में है। लेकिन इस पूरे बवाल के पीछे एक इतिहास है। दरअसल अप्रैल 2019 में उमर अल बशीर की सरकार को सेना ने गिरा दिया, यानी सूडान में तख्ता पलट देखने को मिलता है। वहाँ के राष्ट्रपति उमर अल बशीर को सूडान में एक अथॉरिटी राष्ट्रपति कहा जाता था। उन्हें साल 1993 में राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाया गया, लेकिन वो 2019 तक कुर्सी पर जमे रहे। उमर अल बशीर पर राष्ट्रपति रहने के दौरान आम लोगों पर जुल्म, ज्यादती, विरोध को कुचलने के इल्ज़ाम लगते रहे। यहाँ तक कि उन पर लोकतंत्र को कमज़ोर करने के इल्ज़ाम भी लगाए गए। इसी वजह से सूडान में बहुत लंबे समय से लोकतंत्र के लिए आंदोलन देखने को मिला, लेकिन राष्ट्रपति उमर अल बशीर भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इस लोकतंत्र के लिए उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया। लेकिन जब ताकत का गुरूर सिर चढ़कर बोलने लगा और इनके जुल्मों सितम ने तमाम हदों को पार कर दिया, तब सूडान की सेना ने ही उमर अल बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंका। लेकिन सैन्य तख्ता पलट के बाद भी सूडान में आंदोलन खत्म नहीं होते। वहाँ के लोग लोकतंत्र के लिए चुनाव कराने की मांग करने लगे। सूडान की जनता अपने देश में एक नागरिक सरकार की मांग कर रही थी, लेकिन आगे चलकर यह आंदोलन एक बड़ा रूप ले लेता, जिसके बाद और सैन्य सरकार को जनता की मांग के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा और दोनों के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत सूडान की सरकार चलाने के लिए एक संप्रभुता समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की एक खास बात यह भी थी कि इसमें सेना और सिविलियन भी शामिल थे, यानी इसमें प्रदर्शनकारियों के नेता भी शामिल थे।
एक तरह से संप्रभुता समिति को सेना और नागरिकों के बीच ताकत के बंटवारे के तौर पर काम कर रही थी। इस नए सिस्टम के तहत नागरिकों के नेता के तौर पर अब्दुल्ला हमदोक को सूडान का प्रधानमंत्री चुना गया। इसके साथ ही 2023 में चुनाव कराने का ऐलान भी किया गया। यानी अब्दुल्ला हमदोक को एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया था, जो 2023 में चुनाव होने तक देश की बागडोर संभालेंगे। लेकिन इस नए सिस्टम में दरार नजर आने लगी। सूडान की सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकी। अक्टूबर 2021 में सेना ने फिर से तख्ता पलट कर दिया। यानी जिस लोकतंत्र के लिए सूडान के अवाम लंबे वक्त तक संघर्ष करती रही, वो लोकतंत्र कायम होने से पहले ही नाकाम हो गई। सेना ने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और कार्यवाहक प्रधानमंत्री को कुर्सी से पैदल होना पड़ा। नया सिस्टम ध्वस्त होने के बाद मिलिट्री चीफ अब्देल फतेह अल बुरहान देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 2019 में संप्रभुता परिषद में सेना के नेतृत्व करने वाले मोहम्मद हमदान डगलो को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। यानी कि अब सूडान को एक नया राष्ट्रपति और नया उपराष्ट्रपति मिल जाता है। इसके साथ ही ये भी तय होता है कि 2023 में चुनाव होने तक सेना ही देश की बागडोर संभालेगी। लेकिन 2021 में सेना के तख्ता पलट के बाद सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के रिश्ते नाजुक हो गए। यानी मिलिट्री और पैरामिलिट्री के रिश्ते खराब हो गए। सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स को रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF कहा जाता है, जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल लोकतंत्र की मांग करने वाले लोगों को कुचलने के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना साल 2013 में की गई थी, लेकिन मानव अधिकारों के उल्लंघन इस पर गंभीर आरोप लगते रहते हैं। 2019 में RSF पर 120 प्रदर्शनकारियों की हत्या का आरोप भी लग चुका है। इसके साथ ही सूडान के दो बड़े नेता अब्देल अल बुरहान और मोहम्मद हमदान डगलो के बीच विवाद होने लगता है। यानी सूडान का विवादों से बहुत गहरा नाता हो चुका है, पर इस बार सूडान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच तनाव को बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि रैपिड सपोर्ट फोर्स और सेना के बीच संघर्ष शुरू हो गया। दरअसल RSF को उन जगहों पर भी लगाया जा रहा था जहां सेना को लगाया जाता है, इसलिए सेना को डर था कि कहीं RSF उसकी जगह ना हासिल कर ले। मतलब कि सेना को लगने लगा कहीं एक पैरामिलिट्री फोर्स सेना की तरह मजबूत ना हो जाए। ऐसे में सेना के भीतर में RSF की सेना में शामिल करने की मांग उठने लगी। इसके अलावा इस मामले में एक और विवाद बढ़ने लगा। RSF का सेना में विलय और एकीकरण को लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में विवाद बढ़ गया। राष्ट्रपति चाहते थे कि उनकी निगरानी में RSF का एकीकरण किया जाएगा और उपराष्ट्रपति चाहते हैं कि उनके जरिए एकीकरण किया जाए। इसके साथ ही देश के उपराष्ट्रपति चाहते हैं कि ये जो पूरा एकीकरण का सिस्टम है इसे 10 सालों के लिए टाल दिया जाए और मौजूदा ज़रूरी मुद्दों पर गौर किया जाए। वहीं इसके ठीक उलट मौजूदा राष्ट्रपति है अल बुरहान, वो चाहते हैं ये जो पूरा इंटरोगेशन है उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यानी तत्काल प्रभाव से रैपिड सपोर्ट फोर्स को सेना में शामिल कर दिया जाए। और इन्हीं दोनों के बीच सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स को लेकर संघर्ष चल रहा है। सूडान में यही विवाद वर्तमान समय में हिंसक संघर्ष का रूप ले चुका है और इस पूरे विवाद में देश के राष्ट्रपति अल बुरहान सेना के साथ खड़े हैं और जबकि उपराष्ट्रपति रैपिड सपोर्ट फोर्स के साथ है। सूडान में अभी जो हिंसा चल रही है उसका ताल्लुक सेना और पैरामिलिट्री RSF से है। कई देशों की सरकार अपने नागरिकों को इस संघर्ष से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं कि सूडान इतना ज़रूरी क्यों है और राजनीतिक भौगोलिक तौर पर सूडान क्यों इतना खास है। दरअसल सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है और लगातार लोकतंत्र के समर्थक आंदोलन कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि वर्तमान समय में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच चल रहे संघर्ष को अगर नहीं रोका गया तो लोकतंत्र के समर्थन में जारी आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। इसके साथ ही अगर ये संघर्ष नहीं रोका गया तो सूडान में गृह युद्ध का रूप ले लेगा, जो राजनीतिक और आर्थिक तौर पर सूडान को कमजोर कर देगा। इसके साथ ही सूडान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है और वहाँ महंगाई आसमान छू रही है। इसके साथ ही सूडान पर विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसलिए जब से सूडान में तख्ता पलट हुआ है तब से ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए मिलने वाली राहत को बंद कर दिया गया। अगर सूडान में संघर्ष जारी रहता है तो आगे चल सूडान के नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर सकता है। सूडान में अमन कायम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। दो सैन्य ताकतें आपस में लड़ रही हैं, लेकिन कंट्रोल के नाम पर सूडान दो देशों में ना बढ़ जाए। अगर सूडान जल्दी इस फितना से बाहर नहीं आता तो कहीं ये फितना सूडान के वजूद को ख़त्म ना कर दे। बहरहाल
चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।